सबसे पहला सवाल है, आजकल लोग ना संपत्ति जोड़ने के लिए दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये सुरक्षित कैसे रहे, उनके ना रहने पर उनकी संपत्ति जो है वो सही हाथों में पहुंचे। क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि लोग ना इस बारे में अनदेखी कर जाते हैं कि भाई उन्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जरा आप हमें ना ये समझाइए कि एस्टेट प्लानिंग क्या होती है, ये क्यों जरूरी है सबके लिए। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि मेरी एस्टेट क्या है, राइट। तो एस्टेट जब वर्ड होता है ना, एस्टेट प्लानिंग की मैं बात करता हूँ तो लोग सोचते हैं कुछ रियल एस्टेट के बारे में बात करने वाले हैं, पर ये एस्टेट प्लानिंग कुछ अलग है। तो सबसे पहले वर्ड एस्टेट को समझते हैं। आपकी एस्टेट क्या है? तो डेफिनेशन कहती है जो कुछ आपके पास आज है वो आपकी एस्टेट है, जो कुछ आपके पास होगा आपकी डेथ वाले दिन वो भी आपकी एस्टेट है, और जो कुछ आपको डेथ के बाद मिलेगा वो भी आपकी एस्टेट है। और मेरा क्वेश्चन आपसे कुछ डिफरेंट है मैम जी। क्वेश्चन ये है, क्या आपको पता है आज की डेट में आपके पास क्या क्या है? अगर मैं आपको एक प्लेन पेपर देता हूँ और कहता हूँ इस पे अपने सारे एसेट्स के नाम लिख दीजिए, खाली नाम, क्या आप एक कंप्लीट लिस्ट बना सकते हैं? क्या आपको पता है कि आज की डेट में आपके पास क्या क्या है? मुझे लगता है कि शायद हमारे जितने दर्शक भी इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको भी नहीं पता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये चीजें छोड़ देते हैं। नहीं, 99.9% लोगों को दुनिया में पता ही नहीं होता उनके पास क्या क्या है। और वो इसलिए नहीं कि उनके पास नॉलेज पूरी नहीं है, जिस चीज को वो एसेट समझते हैं और मैं एसेट समझता हूँ, डिफरेंस है। मैं आपको एक एग्जांपल से प्रूव करता हूँ कि आपको नहीं पता कि आपके पास क्या क्या है जी। तो एक आदमी था बिजनेसमैन, है ना, हमारे कई दर्शक भी बिजनेसमैन होंगे। उसने क्या किया, अपना बिजनेस अपनी विल से अपने बड़े लड़के को दे दिया। उसकी डेथ के बाद उसका बिजनेस जो था बड़े लड़के पे चला गया, पर क्योंकि उसने कुछ नहीं किया इस कारण उसके छोटे लड़के के हाथ में उसका मोबाइल फोन नंबर और ईमेल आईडी चला गया। अब क्या होगा? या तो दोनों भाई लड़ना चालू करेंगे, बिल्कुल, या बिजनेस बड़े से छोटे पे जाएगा। ओके। पर क्वेश्चन ये है, जब मैं आपको आपकी विल बनाने को कहूंगा तो आप में से कितने लोग उसमें लिखोगे कि मेरी डेथ के बाद मेरा मोबाइल फोन नंबर इसको दे देना, मेरी ईमेल आईडी इसको दे देना? क्या आपका मोबाइल फोन नंबर एक एसेट संपत्ति है या नहीं? आप अगर जॉब भी करते हैं, अगर आप जॉब भी करते हैं तो आपके ओटीपी किस पे आते हैं, राइट? तो अगर ये संपत्ति नहीं है, संपत्ति तक पहुंचने का तरीका तो है। इसका मतलब सबसे पहले आदमी को बड़े अच्छे से जानना पड़ेगा मेरी संपत्ति क्या है, मेरी एस्टेट क्या है। जैसे पहले की अगर मैं बात करूं तो तिजोरी होती थी, उसमें एक चाबी होती थी, वो चाबी हम देते थे आगे, राइट, ठीक है, परिवार में। आपने कहा कि मोबाइल फोन पे ओटीपी चूंकि आते हैं तो वो तिजोरी की चाबी मान, बिल्कुल चाबी है, और वो चाबी जिसके हाथ में जाएगी वो तिजोरी खाली करने की पावर रखता है, राइट। अब ये आज के जमाने में एक आम इंसान के पास 4 तरीके की संपत्ति होती है, और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये 4 तरीके की संपत्ति कौन कौन सी। पहले हम कहते हैं फिजिकल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ज्वेलरी, गैजेट्स, ये सब फिजिकल एसेट्स। सेकेंड टाइप है फिनेंशियल एसेट्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बैंक अकाउंट बैलेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं आज की डेट में, हम उनको कहते हैं डिजिटल एसेट्स। मोबाइल फोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट का यूआरएल, डोमेन की होस्टिंग, यूट्यूब का चैनल, राइट, फेसबुक का पेज, लिंक्डइन अकाउंट, राइट जी। और इसमें से कुछ ऐसे हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे वो एसेट, जैसे क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स, माइल्स ऑन एन एयरलाइन, ये सब क्या है? एसेट्स। और आखिरी में है इनटेंजिबल एसेट्स, जिनको मैं टच नहीं कर सकता, जैसे मेरी गुडविल, मेरा ट्रेडमार्क, मेरा पेटेंट, मेरा कॉपीराइट, ये सब भी एसेट्स हैं। और कुछ तो ऐसे जिनको मैं भी क्लासीफाई नहीं कर पाया कि इन्हें कहाँ रखूँ। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ एसेट को, उस ऐसे एसेट का जो शायद लोग नहीं सोचते कि एसेट है। उसे हम इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू ऑन आइस, राइट। टिश्यू ऑन आइस लोग नहीं समझते टिश्यू ऑन आइस का मतलब क्या है। जब बच्चा पैदा हुआ था आपने उसके स्टेम सेल फ्रीज करा दिए 99 ईयर्स के लिए, हाँ। वो किसको जाएंगे? क्या वो एसेट है? तो जब मैं एसेट्स की बात करता हूं तो आपको बहुत वाइड सोचना पड़ेगा मेरे पे क्या है, और ये पहला स्टेप है एस्टेट प्लानिंग का, जानना कि मेरे पास क्या है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता क्या क्या है मेरे पास, राइट। अब एस्टेट प्लानिंग क्या है? जब मैं एक सुनियोजित तरीके से इस एस्टेट का ट्रांसफर सुनिश्चित करता हूं अपनी मृत्यु के बाद, तो मैं एस्टेट प्लानिंग कर रहा हूं, राइट। और इसमें पहला पड़ाव मैंने पहले बता दिया
कि आपके पास क्या है, वो पहला पड़ाव है जानना। उसके बाद किसको क्या देना है, कितना देना है, कब देना है और कैसे देना है, ये 4 क्वेश्चंस आपको आंसर करने पड़ेंगे जी। उसके बाद हम आएंगे कि कैसे करें ट्रांसफर। ओह। राइट, तो ऐसा नहीं है कि मैं रात को सोया और सुबह बैठ के विल या वसीयत बना दी, वो एक प्रोफेशनल नहीं करेगा। बिल्कुल। एक अच्छा जो नॉलेजेबल पर्सन है सबसे पहले लिस्ट बनाएगा, मेरे पे ये चीजें हैं जी। मैं ये चीज इसको देना चाहता हूँ, इस टाइम देना चाहता हूँ, इस तरह से देना चाहता हूँ। जैसे मेरे पे एक शेयर्स का पोर्टफोलियो है और मेरी वाइफ को करंट अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट में फर्क नहीं पता। अब शेयर्स का पोर्टफोलियो उसको दूंगा तो साल भर में खत्म हो जाएगा जी। तो मैं अपनी वसीयत में लिख सकता हूँ मेरी डेथ के बाद ये 6 महीने के अंदर सारे शेयर्स बेचो, इसकी एफडी कराओ और इनको दे दो क्योंकि यही संभाल सकती है। तो कैसे देना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। इस ओरिजिनल फॉर्म में देना है या कन्वर्ट करके देना है। बिल्कुल। राइट, मेरा बच्चा यूएस में और मेरी रियल एस्टेट इंडिया में, अब मैं उसको रियल एस्टेट दूं क्या उसको बेच के दूं पैसे, क्योंकि वो मैनेज ही नहीं कर पाएगा। तो कैसे देना है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल। कब देना है, मेरा बच्चा 16 साल का है, राइट, अगर मैं उसको अभी एसेट्स दे देता हूँ अपनी डेथ के बाद वो सारा बेकार कर देगा और 20 साल में भी उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं आएगी कि वो इन एसेट्स का ध्यान रख पाए। तो मैं कह सकता हूँ 30 के बाद देना है इसे। ठीक है। कब देना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल। राइट, तो ये इतनी आसान चीज नहीं, हम लोग सोचते हैं ना विल बनाना बड़ा आसान है, एक पेपर में 4 लाइनें तो लिखनी नहीं। जो सोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप सोच क्या रहे हो और वो सोच कागज पे कैसे आती है और टेक्निकली कहते हो, वो नेक्स्ट स्टेप है। तो बिल्कुल यहाँ पे सोच जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है, लेकिन आपने कहा कि विल बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो एस्टेट प्लानिंग की अगर मैं बात करूँ तो विल को मैं यानी कि वसीयत को फर्स्ट स्टेप मान लूँ, ये फर्स्ट स्टेप ही है? नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा आपको ऐड करना चाहता हूँ। हाँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि विल ही एस्टेट प्लानिंग है। अच्छा अच्छा। वो बिल्कुल गलत बात है। जी। विल एक पार्ट है एस्टेट प्लानिंग का। ओके। राइट, क्योंकि आपके और भी बहुत ज्यादा और अलग अलग रिस्क हैं जो आपको दूर करने पड़ेंगे एस्टेट प्लानिंग में। ठीक है। राइट, अब जैसे विल तो एक डॉक्यूमेंट हो गया, कुछ 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं कहता हूँ हर व्यक्ति के पास होने चाहिए, चाहे वो किसी भी सोशल स्टेटा में बिलोंग करता हो। ठीक है। पहला है विल। अभी आज का सोच हमारा विल के ऊपर है तो विल हाँ। के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं, हमारे कितने सारे दर्शक ऐसे हैं जिनके बच्चे माइनर हैं। ओके। राइट, तो अगर माता पिता की डेथ हो जाए जब उनके बच्चे माइनर हैं तो इस बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी, पैसे की बात ही नहीं कर रहा। अच्छा। किस पे लीगल राइट होगा कि वो इस बच्चे को मेजॉरिटी की एज तक अपने पास रखे, पाल पोस के बड़ा करे और उसके बाद उसे स्वतंत्र कर दे। ठीक है। ये राइट किसको दिया, ये किसके पास है। राइट, अगर सपोज मैं और मेरी वाइफ दोनों की डेथ हो जाती है और मेरा बच्चा अभी माइनर है तो मेरे बच्चे की कस्टडी किसको जाएगी। ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ, कहते हैं जी हमारे माता पिता पे चली जाएगी, मतलब बच्चे के दादा दादी पे चली जाएगी या नाना नानी पे चली जाएगी, मेरे भाई पे चली जाएगी, उनके भाई पे चली जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि एज पर इंडियन गार्डियनशिप एंड मेंटेनेंस एक्ट 4 तरीके के ही गार्डियन होते हैं। राइट, पहला है नेचुरल गार्डियन, और नेचुरल गार्डियन पेरेंट्स के अलावा कोई हो ही नहीं सकता किसी बच्चे का। ओके। पेरेंट्स की डेथ के बाद सोसाइटी बिकम्स द गार्डियन ऑफ द चाइल्ड। सोसाइटी मतलब समाज, और सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रिक्ट जज। अब डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड करेगा मेरे बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी। और इंडिया में जो जज हैं वो जनरली प्रिफर नहीं करते ऐसे बच्चों की कस्टडी किसी इंडिविजुअल को देने को। अच्छा। वो प्रिफर करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि बच्चे की अल्टीमेट जो केयर है, क्या जिम्मेवारी है, वो जज पे। अब जज कहते हैं जी हम ऐसी जगह कस्टडी देंगे जहां पर हम मॉनिटर कर पाए कि ये बच्चे के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है। और वो घर के अंदर मॉनिटर नहीं कर सकता। ठीक है। क्योंकि घर में प्रॉब्लम क्या है, घर में सिस्टम नहीं है, प्रोसेस नहीं है। संस्थाओं में क्या है, प्रोसेस है। और वो प्रोसेस अगर मॉनिटर कर पाएंगे तो पता चलेगा बच्चा ठीक ठाक है या नहीं। ओके। ऐसी संस्थाओं को आप क्या कहते हैं जिनमें उन बच्चों को भेजा जाता है जिनके माता पिता नहीं है। आप उनको कहते हैं अनाथालय। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे को किसी अनाथालय में भेज दिया जाए अगर आप दोनों को कुछ हो जाए? इसके लिए आपने क्या किया? ओके। एंड इट्स अ बिगर रिस्क। राइट, ये प्रॉपर्टी से आपकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति कौन सी है? आपके बच्चे। बच्चे ही है। आज की डेट में आपने उनको भी अनप्रोटेक्टेड छोड़ा हुआ है।
आपने उनको भी प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ। और इसके लिए एक तीसरे टाइप का गार्डियन है जो लॉ अलाउ करता है, जिसको कहते हैं टेस्टामेंट्री गार्डियन। ना टेस्टामेंट्री जब भी वर्ड मैं बोलूँ इस शो में, इसका मतलब मरणोपरांत। गार्डियन मतलब अभिभावक। तो मरणोपरांत अभिभावक आप अपॉइंट कर सकते हैं अपना, पर उसके लिए डॉक्यूमेंट विल नहीं है, उसके लिए एक अलग डॉक्यूमेंट बनता है, इसे कहते हैं लेटर ऑफ गार्डियनशिप। अगर आपने ये लेटर ऑफ गार्डियनशिप बनाया और उसमें लिख दिया कि हम दोनों की मृत्यु के बाद इस व्यक्ति को हमारे बच्चे की कस्टडी दे दी जाए, ठीक है, तो जज के पास पावर नहीं है। अब आपने जो अपॉइंट किया उसी को गार्डियन बना दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम जो है ये भी डिसाइड कर सकते हैं, अगर हमने एक बार बोल दिया तो फिर जज जो है उनके पास कोई पावर नहीं बचेगी, वही चीज मानी और जाएगी। माँ बाप से अच्छा अपने बच्चे का गार्डियन चूज करने वाला दुनिया में कोई और होता ही नहीं। ये तो बात आपने बिल्कुल सही की है, लेकिन अभी मैं अपने मूल विषय पे वापस लौटती हूँ। मैं चूंकि हम विल के बारे में बात कर रहे हैं, वसीयत के बारे में बात कर, मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर एक व्यक्ति है, जैसा आपने बताया बच्चे के लेके, वैसे अगर उसने विल जो है बनाई ही नहीं है, तो आखिरकार उसकी संपत्ति का क्या होता है? क्योंकि बच्चे का तो हम पूरा समझ गए कि जैसा आपने समझा, लेकिन संपत्ति का क्या होगा? दो तरीके की डेथ होती है। हाँ। एक होती है टेस्टेट और एक होती है इनटेस्टेट। ठीक है। अगर मैं विल या ट्रस्ट बनाकर मेरी डेथ हुई तो मेरी डेथ टेस्टेट है। अगर बिना विल या ट्रस्ट बनाए मेरी डेथ हो गई तो मैं कहता हूँ इनटेस्टेट डेथ है। राइट। इनटेस्टेट डेथ के केस में प्रॉपर्टी अभी भी बटती है। तो अगर मैं पूछूं कि अगर सपोज आपने विल नहीं बनाई, ट्रस्ट नहीं बनाई, तो क्या आपकी प्रॉपर्टी बटेगी? बिल्कुल बटेगी। पर अब ये आपकी इच्छा से नहीं बटेगी, क्योंकि आपने इच्छा तो बताई नहीं। अब ये लॉ के हिसाब से बटेगी। ओके। और इंडिया में लॉ डिपेंड करता है आपका रिलीजन क्या है, आप किस धर्म को बिलोंग करते हैं। अच्छा। अगर आप हिंदू हैं, हाँ। तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से बटेगी। ठीक है। अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम सक्सेशन एक्ट 1937 के हिसाब से बटेगी। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो ये इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के हिसाब से बटेगी। ठीक है। और बाई चांस अगर आप गोवा में रहते हैं तो ये किसी इंडियन एक्ट के हिसाब से बटेगी नहीं, ये पोर्चुगीज फैमिली एक्ट के हिसाब से बटेगी, जिसको हमने गोवन सिविल कोड में कन्वर्ट कर दिया। और ये कहना बड़ा आसान है, ये एक्ट के हिसाब से बढ़ जाएगी, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? एक्ट को या कानून को आपके परिवार की सिचुएशन नहीं पता। ठीक है। तो अगर एक हिंदू है, सपोज एक हिंदू मेल है, हिंदू पुरुष है, तो उसके लीगल हेयर्स कौन होंगे? उसके लीगल हेयर्स कौन है? उसकी मदर, उसकी वाइफ और उसके बच्चे। ठीक है। तो उसकी एक वाइफ है, एक मदर है, 2 बच्चे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी 1/4 चारों को मिल जाएगी। वो बराबर। क्या ये सिस्टम ऑफ डिवीजन आपको मंजूर है, या आप चाहेंगे पहले मेरी वाइफ के पास जाए उसके बाद बच्चों पे जाए? दोनों में से बेटर कौन सा है? अक्सर मैंने जो देखा है वो लोग ये चाहते हैं कि पहले वाइफ को मिल जाए, वाइफ अपने आप जो है वो आगे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अगर आप ये चाहते हैं हाँ। तो विल बनाए। ओके। अगर विल नहीं बनाई तो 1/4 ही है। अच्छा। ठीक है। ऐसे इंडिया में किसी भी रिलीजन में ऐसा प्रोविजन नहीं है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी स्पाउस को मिल जाए, पति या पत्नी को मिल जाए जी। उसके और भी हकदार हैं जो ले लेंगे जी। राइट। और हम वो नहीं चाहते। राइट। अब ये कहना कि सब कुछ वाइफ को मिले उसके बाद बच्चों को मिले, इसमें एक रिस्क है। अच्छा। और एज अ प्रोफेशनल वो मेरा काम है रिस्क बताना, बाकी आपकी मर्जी है। वो रिस्क क्या है? इस बात के क्या चांस हैं कि आपकी डेथ के बाद आपकी जो वाइफ है वो रीमैरी कर ले और उनको कुछ ऐसे बच्चे हो जाएं जो आपके नहीं है। अब ये उन बच्चों में भी बटेगी। राइट। तो आपको सोच समझ के फैसला लेना है। एस्टेट प्लानिंग में हर फैसले के 2 साइड होती है, एक आपकी साइड और एक अदर साइड। तो अदर साइड आप जरूर समझिए, और आपको लगता है ये रिस्क नहीं है तो बनाइए, और आपको लगता है ये रिस्क है तो इसको भी दूर करने का हमारे पे तरीका है। तो मैं अगर सही समझी हूँ तो सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं, तो एस्टेट प्लानिंग में आप दोनों पहलुओं को गौर करते हैं और उसके बाद पूरी प्लानिंग करते हैं। और वो एक प्रोफेशनल ही बता सकता है, आपकी सोच नहीं पहुंच सकती वहां तक। जी, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा।